नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरु घंटाल में। मैं प्रखर श्रीवास्तव आज आप लोगों को यात्रा के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं, जिसमें हम बात करेंगे आर्टिकल 40, 41, 42, 43 एंड 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के अंडर में लाई करती है। बिना समय व्यर्थ किए निकल पड़ते हैं आज के सफ़र पर। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 40 के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आर्टिकल नंबर 38, 39 एंड 39A के बारे में बात किया था। आर्टिकल 40 क्या कहती है? द स्टेट शैल टेक स्टेप्स to organize village panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as unit of self government। आर्टिकल 40 दोस्तों क्या कहती है? आर्टिकल 40 ये कहती है, आर्टिकल 40 ये दिशा निर्देश देती है स्टेट को कि वो विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करे, क्योंकि जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि भारत में जो पावर गए वो डिसेंट्रलाइज है। हमारे देश में फेडरल सिस्टम चलता है जिसमें कि पावर शेयरिंग होती है। तो आर्टिकल 40 स्टेट को यही सलाह देता है कि आप विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज कीजिए और उन्हें कुछ ऐसी पावर प्रदान कीजिए और कुछ ऐसी अथॉरिटी प्रदान कीजिए जो कि उनके लिए ज़रूरी है शासन करने के लिए, शासन व्यवस्था को संभालने के लिए। तो आर्टिकल 40 सिंपल टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत दोस्तों, और ये गांधीयन प्रिंसिपल्स के अंडर में आता है, क्योंकि गांधी जी हमेशा चाहते थे कि ये जो आपका भारत गांव में जीता है वो हमेशा जीता रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो रूट है ना दोस्तों वो गांव से ही है। आर्टिकल नंबर 41, राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल 41 दोस्तों ये कहता है कि हमारे देश की जो सरकारें हैं, राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्रीय सरकार हो, उन्हें अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग अपनी लेजिस्लेशन में कुछ ऐसे लॉज लाने चाहिए जिससे लोगों को ये अधिकार मिले राइट टू वर्क का, कि वो काम करें, टू एजुकेशन लोगों को पढ़ाई करने का मौका मिले, एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, और कुछ केसेस में उन्हें पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए। द स्टेट शैल विद इन द लिमिट ऑफ इट इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट मेक इफेक्टिव प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement and in other cases of undeserved want। मतलब दोस्तों कि सरकार अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट करे और कुछ इफेक्टिव प्रोविज़न निकाले राइट टू वर्क का, टू एजुकेशन का, पब्लिक असिस्टेंस का, इन अ केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज मतलब जो लोग बूढ़े हैं उन्हें प्रॉपर पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए जब उन्हें ज़रूरत हो। अगर कोई बीमार है या मान लीजिए कोई डिसेबल्ड है तो उसको भी सरकार मद्देनज़र रखते हुए उसके लिए भी काम का कोई ना कोई साधन ढूंढे, उन्हें पढ़ाने का कोई ना कोई साधन ढूंढे। तो ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं दोस्तों आर्टिकल नंबर 41 में। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आर्टिकल नंबर 42, प्रोविज़न फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। मतलब दोस्तों हम लोग काम तो करते ही हैं, आप हो या मैं हूँ, हम लोग किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, मगर अगर ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हो जहाँ पर काम करने का इन्वायरमेंट ही अच्छा ना हो तो कभी भी एक इंसान की प्रोडक्टिविटी, एक इंसान का आउटपुट अच्छा नहीं आएगा। वो काम करेगा तो मजबूरी में काम करेगा। तो ह्यूमन कंडीशन में मतलब कि एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे एक आदमी काम कर सकता है कि नहीं, जहाँ पर एक इंसान काम कर सकता है कि नहीं, इसको मेंटेन करना ये भी सरकार का उत्तरदायित्व है। और मैटरनिटी रिलीफ जो कि गर्भवती महिलाएं होती हैं, ठीक है, उनको उनके गर्भधारण के दौरान छुट्टियां
कंपनी दे रही है कि नहीं, और इस दौरान कंपनी उन्हें जॉब से नहीं निकाल सकती। इन सारी चीज़ों से रिलेटेड लॉ बनाने का अधिकार भी किसको दिया गया है? स्टेट को दिया गया है, जो कि आर्टिकल नंबर 42 के अंदर आता है। अगला है दोस्तों आर्टिकल नंबर 43, लिविंग वेज एक्सेट्रा फॉर वर्कर्स। भैया सिंपल सी बात है, पैसे से घी यारी है, पैसा दुनियादारी है, पैसा बाप मतारी है। बिना पैसे के कोई भी इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकता। अगर कोई वर्कर काम करता है, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे वो मुकेश अंबानी क्यों ना हो, सारे के सारे काम करते हैं पैसे के लिए, अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए। हर कोई चाहता है उसके पास इतना पैसा हो कि वो अपनी ज़रूरतों के सामान को बड़े आराम से खरीद सके। तो राइट टू लिविंग वेज फॉर वर्कर्स, ये भी सरकार के दायित्व में आता है कि जो वर्कर्स हैं, जो लोग काम करते हैं राज्यों में, उन्हें लिविंग वेजेस मिल रही है कि नहीं। ठीक है। The state shall endeavor to secure by suitable legislation or economic organization or in any other way to all workers, agricultural, industrial or otherwise, work a living wage, condition of work ensuring a decent standard of life and full enjoyment of leisure and social and cultural opportunities, and in particular the state shall endeavor to promote cottage industry on an individual or cooperative basis in rural area। जैसा कि मैंने बताया, सरकार का ये दायित्व बनता है कि जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो वर्कर हो, चाहे वो किसी भी कंपनी का एम्प्लॉय हो, उसे प्रॉपर वेज मिल रही है कि नहीं, ये भी देखना सरकार का ही काम है। सरकार के उत्तरदायित्व के अंदर में आता है। सरकार ही लेजिस्लेशन पास करती है अपने विधानसभा में कि भैया कम से कम इतनी मजदूरी तो हर वर्कर को मिलनी चाहिए, और अगर इतनी मजदूरी नहीं मिल रही है तब तो भैया जीना मुहाल हो जाएगा, जीना बर्बाद हो जाएगा भैया, क्योंकि बिना पैसे के कुछ नहीं होता आज। और समय दर समय सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि सरकार इस वेजेस को रिवाइज करती रहे। जैसे फॉर एग्जांपल ये पे कमीशन आता है, तो बड़े बड़े अधिकारियों का, बड़े बड़े जो सरकारी अहदे पर रहते हैं, या एक सरकारी कर्मचारी का तनख्वाह बढ़ती है। उसी तरह सरकार को हर कुछ सालों के बाद जो वर्कर काम करते हैं उनकी भी तनख्वाह बढ़ाने के लिए लेजिस्लेशन पास करने की ज़रूरत होती है, ताकि समय के साथ साथ जो मज़दूर हैं वो भी अपनी ज़िंदगी को इंजॉय कर पाए, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ा पाए। और इस आर्टिकल में दोस्तों एक चीज़ और आती है कि सरकार को प्रयत्न करना होगा कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए। मतलब एक एक इंडिविजुअल से कहें कि भैया आप कॉटेज इंडस्ट्री लगाइए, ठीक है, प्रमोट करना होगा सरकार को। और कोऑपरेटिव बेसिस इन रूरल एरिया, और रूरल एरिया पे कोऑपरेटिव बेसिस पे कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ाने की बात इस आर्टिकल नंबर 43 में कही गई है। आर्टिकल 43A क्या कहता है दोस्तों? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। अक्सर क्या होता है दोस्तों कि जो इंडस्ट्रीज की मैनेजमेंट होती है ना, उसमें बड़े बड़े जो अहोदे के लोग होते हैं, चाचा चाची भतीजा भतीजी सारे के सारे इन्वॉल्व होते हैं। मान लीजिए किसी की इंडस्ट्री है, तो सरकार ये चाहती है कि देखिए, अगर आर्टिकल नंबर 43 में ये साफ कहा गया है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, अब सरकार को कोई ना कोई कानून लाना पड़ेगा, या सरकार को यह प्रयत्न करना पड़ेगा कि जो वर्कर हैं, जो वर्कर्स कंपनी में काम करते हैं, जिन्हें कंपनी का इन एंड आउट सब कुछ पता है, जिन्हें मार्केट की अच्छी खासी नॉलेज है, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, एक मजदूर से बेहतर मार्केट की नॉलेज किसी को नहीं होती है, क्योंकि भैया उसका वहीं पे दिन रात उठना बैठना होता है। उसको पता है कि इंडस्ट्री से को क्या प्रॉफिट दे सकती है, क्या लॉस दे सकती है। तो आर्टिकल नंबर 43 में यही प्रावधान है दोस्तों कि वर्कर की भी पार्टिसिपेशन हो मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज में। आर्टिकल नंबर 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन, कि दोस्तों भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक जैसा ही कानून हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, कि भले वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। क्योंकि पहले सारे के सारे अपने पर्सनल लॉ के तहत लॉ बनाते थे। मतलब शादी का कानून हर धर्म के लिए अलग था, ठीक है, तलाक का कानून हर धर्म के लिए अलग था। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का प्रावधान आर्टिकल नंबर 44 में है, जिसमें कि ये कहा जाता है कि हर नागरिक के लिए एक तरह का ही कानून होना चाहिए। तो आर्टिकल
40 से लेकर आर्टिकल 44 की जर्नी मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, टेक केयर, गुड बाय एंड डू सब्सक्राइब गुरु घंटाल।